हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम मॉड्यूल 3 के रिलेशन में जो भी हमारी इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बची हुई हैं उनको कवर अप करेंगे। ऑलरेडी हम 5 to 6 केस स्टडीज डिस्कस कर चुके हैं कंपनी ऑडिट पर, ऑडिट ऑफ डिविडेंड पर, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के ऊपर। अब जो कंपनी ऑडिट के अंदर टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसके अंदर कारों के टॉपिक आ गया या ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक है, तो उनके ऊपर जो केस स्टडीज हैं अलोंग विद सम मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें किसी स्टैंडर्ड का रेफरेंस हो सकता है या हो सकता है किसी एक या दो क्लॉजेस जो प्रोफेशनल एथिक्स के हैं उनका रेफरेंस हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इन केस स्टडीज में हमें मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 12, जिसमें कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, एसए 700 की पूरी सीरीज, कारो 2020, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेबी एलओडीआर एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। तो ये चैप्टर्स की केस स्टडी जो अब कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी कह सकते हैं जिसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर होंगे, उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 केस स्टडीज हैं हमारी बुक की, केस स्टडी नंबर 30, 31 एंड 35। केस स्टडी 30 ये ऑडिट रिपोर्ट्स के स्टैंडर्ड हैं और नवंबर 20 के एग्जाम में आई हुई है। 31 में एसए 299, कारो, सेबी एलओडीआर, कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस हैं, मार्च 21 के मॉक टेस्ट पेपर में है। 35 कारो 2020, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट का कोई क्वेश्चन होगा इसमें, कोई छोटा मोटा, मई 21 में के आरटीपी में आई हुई है। तो ये 3 केस स्टडी आज हम और कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 30 के साथ। Messrs. ANS and Associates appointed as the statutory auditor of Delco Limited listed company है। For the financial year 22-23, Delco Limited deals in manufacture of shoes. During the course of audit, auditor found that company has acquired 2 subsidiaries, namely Sole Limited dealing in the manufacture of shoe sole and Saucer Limited dealing in the manufacture of kid shoes. Auditor of Sole and Saucer are XYZ and ANS। आप डेल्को लिमिटेड के ऑडिटर हैं, ANS एंड एसोसिएट्स जो सब्सिडियरी हैं सोल एंड सोकर लिमिटेड, उनका ऑडिटर XYZ एंड एसोसिएट्स है। डेल्को ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंसोलिडेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडियरी सोल लिमिटेड। हाउएवर, कंपनी नॉट कंसोलिडेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोकर लिमिटेड, which was also acquired during the current financial year, as the company has not yet been able to ascertain full value of certain material assets and liabilities of Soker Limited as on the acquisition date. This acquisition is accounted for as an investment in the books of Delco Limited. Had the company consolidated the financial statement of both subsidiaries, there would have been material impact on important elements of financial statement. One of the subsidiaries' financials are not been considered while preparing the consolidated financial statement, and the effect of such non-consolidation will be considered as material one. At the time of finalization of the audit report of the company for the year ending March 31, 2023, auditors are considering their reporting responsibility for non-consolidation of the financial statements of Soker Limited. इसके लिए आप ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमारा एक टॉपिक था अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ सब्सिडियरी, उस पर जाएंगे। इंड एएस के अंदर यदि
एक एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी की कैटेगरी में आती है, देन ओनली कंसोलिडेशन के एग्जम्पशन प्रोविजन है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है एंड हेंस कंसोलिडेशन वाज रिक्वायर्ड, बट as the company has not consolidated the financials of so-called limited while preparing the consolidated financial statement, as a result auditor is required to qualify the report and effect material तो बताया गया है, ये नहीं बताया गया परवेसिव है या नहीं। हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर लिखा हो, तो इफेक्ट ओनली मटेरियल है तो हम क्वालिफाई लेकर चल रहे हैं रिपोर्ट को। इफेक्ट मटेरियल के साथ साथ यदि परवेसिव भी हुआ तो हम एडवर्स पर ले जाएंगे। ऑडिटर आस्क द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज द रीजन फॉर नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल इन द नोट्स टू अकाउंट्स। आल्सो financial statements of Delco Limited of the current financial year includes corresponding figures. Corresponding figures का ऐसे 710 without consolidation of the previous financial year. ये तो बिल्कुल ठीक है, corresponding figure थोड़ी current period में consolidate होंगी। Further, auditors are also considering the implications on their responsibilities and management responsibilities with respect to the financial statement and in the audit of such financial statement. आपको आंसर देना है MCQs का। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to non-consolidation of financial statement of so-called limited with the financial statements of Delco, how should the auditor deal with the same in the audit report? Auditor should give a disclaimer of opinion. बिल्कुल भी नहीं, disclaimer of opinion is issued कब? जब आपको material transactions के significant matters के sufficient appropriate audit evidence नहीं मिलते, या आपके ऊपर limitations लगाई जाती हैं कि आप इन चीजों को एग्जामिन नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। बट इन द गिवन केस ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने कंसोलिडेशन नहीं की ड्यू टू सम रीजंस कि जो फेयर वैल्यूज थी मटेरियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वो अवेलेबल नहीं थी। ऑडिटर शुड गिव एन एडवर्स ओपिनियन दी जा सकती है यदि इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है। दिस सीम्स टू बी करेक्ट, बट अभी पूरी तरह से मैं अप्रोप्रिएट नहीं कह सकता जब तक बाकी ऑप्शंस ना पढ़ लूं, क्योंकि क्वेश्चन का डाटा इनसफिशिएंट था। Auditor should mention this fact in the emphasis of matter paragraph pervasive in his audit report. No, EOM पैरा नहीं आएगा नॉन कंसोलिडेशन के रेफरेंस में। अदर मैटर पैराग्राफ नो, तो जो EOM है या अदर मैटर पैराग्राफ है, EOM कब आता है? EOM तब दिया जाता है कि यदि कोई पर्टिकुलर मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और ऑडिटर की ओपिनियन में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इट्स एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तो फाइनेंशियल में कंसोलिडेशन नहीं कर रखा, गलत है, तो EOM कैसे दे दूं? और अदर मैटर पैरा ऑडिटर या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑडिट रिपोर्ट के रिलेशन में आता है, वो फाइनेंशियल मैटर के ऊपर आता नहीं। यहां तो नॉन कंसोलिडेशन की बात हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो नजर आ रही है वो बी है। ये ऑप्शन चेंज भी हो सकती है, एडवर्स की जगह क्वालिफाइड ओपिनियन आ सकता है यदि इफेक्ट परवेसिव नहीं है तो। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स of the financial year 2021 in the current year financial statements for the same. ऑडिटर की जिम्मेदारियां कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के रिलेशन में ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट अनलेस कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस एग्जिस्ट करती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑडिटर ओपिनियन शुड रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। गलत है, ये किस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में होता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में, नॉट इन अ रिलेशन टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट ऑन करंट ईयर फाइनेंशियल्स ओनली, बी इट कंपैरेटिव और कॉरस्पॉन्डिंग। गलत, कंपैरेटिव के केस में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट
Auditor is required to mention both periods, current as well as previous. Auditor opinion shall not refer to the corresponding figures, बिल्कुल ठीक, except if the previous period audit report is other than an unqualified opinion. बिल्कुल सही एक्सेप्शन दी है पहली, लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, या ऑडिटर के पास सफिशिएंट एविडेंस है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है विच वाज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर. बिल्कुल ठीक लिखी हुई है ये बातें. तो ऑडिटर हैज no reporting responsibility for the financial statement of any year other than the current financial year. ऐसा थोड़ी है. सी करेक्ट आंसर है. दो केसेस में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रेफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स. जब लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट अनमोडिफाइड नहीं थी, रादर मॉडिफाइड थी, या फिर ऑडिटर ने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए इन रिलेशन टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, जिसके थ्रू वो ओपिनियन बना रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं विच वाज नॉट बीन एड्रेस्ड बाय द प्रीवियस ऑडिटर. कौन सा ऐसे 710. व्हाट इज द रिपोर्टिंग. अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट के साथ तो 710 हमने पढ़ा नहीं है. ऑडिट रिपोर्ट के साथ तो हमने कौन कौन से स्टैंडर्ड पढ़ लिए थे? 700, 701, 705, 706, 720. बट 710 इंटर में पढ़कर आए हो, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो. व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन केस प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड? यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, देन ऑडिटर इस मैटर को लिखेगा कहां पर? अदर मैटर पैरा में, अदर मैटर पैरा के अंदर, कि पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है एंड जो ओपनिंग बैलेंस है उनके रिलेशन में ऑडिटर विल बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द एविडेंसेस कि ओपनिंग बैलेंसेस ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. तो इसके रिलेशन में ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट सच मैटर इन द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. नो, ऐसे 701 अप्लाई नहीं होगा इस सिचुएशन में. ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट सच मैटर इन अदर मैटर पैरा इन द रिपोर्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. सी, ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग sufficient appropriate audit evidence that opening balances do not contain any material misstatement. C is also correct. Option D, both B and C. यदि एक क्वेश्चन में जनरली एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होती है तो उसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम डी होता है, जिसके अंदर दोनों ऑप्शन का रेफरेंस दिया जाता है. नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with the applicable financial reporting framework is the responsibility of the management. बिल्कुल सही. Which of the following is correct in regard to the disclosure of management responsibility? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट पैरा के अंदर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखते हैं. दिस इज इंप्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज प्रिज्यूम्ड इन एन ऑडिट. प्रिज्यूम्ड नहीं किया जाता, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता, मेंशन किया जाता है. मैनेजमेंट में अंडरटेक्स टू एक्सेप्ट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एंगेजमेंट लेटर इटसेल्फ. नो, एंगेजमेंट लेटर के अंदर तो आप जिम्मेदारी ले लोगे, बट ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट तो बनना है. ऑडिटर रिपोर्ट should describe the management responsibility in a section with the heading responsibility of management for the financial statements. Auditor report should refer to the responsibility of auditor and not that of the management, as the same is obvious. No, ये तो A point ही हो गया कि implied है ये तो. C answer. Next question. If the auditors of Delco Limited decide to give a qualified adverse opinion in the current financial year,
विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंसोलिडेशन। आ गई ना बात, वही अभी जो क्वेश्चन 1 में डिस्कस की थी हमने। क्वालिफाइड या एडवर्स, मटेरियल इफेक्ट है, क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल एज वेल एज परवेसिव दोनों इफेक्ट है, देन एडवर्स ओपिनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ ईओएम पैराग्राफ। इसका ईओएम नहीं आएगा, इसकी तो मॉडिफिकेशन आएगी, बट क्वेश्चन ने लिखा फॉर सम अदर मैटर। क्या ये बात ध्यान आ रही है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि क्या एक ही रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन के साथ साथ ईओएम या ओएम पैरा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जो मॉडिफिकेशन है वो मैटर 1 पर हो सकती है, ईओएम ओएम मैटर 2 के ऊपर हो सकता है। ऑडिटर कैन नॉट एड ईओएम पैरा इन हिज रिपोर्ट ऑन एनी मैटर, ऐसा नहीं है, गलत, किया जा सकता है। ईओएम पैराग्राफ ऑन अ मैटर कैन बी एडिड इफ ऑडिटर ओपिनियन इज neither qualified nor adverse in respect of that particular matter and matter is fundamental to the user's understanding of financial statements. EOM para on any matter can be added in the audit report even if report is qualified with respect to that particular matter. गलत। सेम मैटर पर, एक ही मैटर पर मॉडिफिकेशन, उसी मैटर पर EOM कॉन्ट्राडिक्टरी है। ईओएम तब आता है जब एक मैटर के बारे में आप सेटिस्फाइड है पूरी तरह से कि मैटर इज एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन मॉडिफिकेशन तब आती है व्हेन देयर इज कंसर्न किस चीज का? मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। तो ये तो गलत हो गया। सी डी, ईओएम पैरा इंडिकेट दैट ऑडिटर ओपिनियन इज मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर एम्फेसाइज। वो तो कहां आएगा? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्क्रिप्शन आएगी मॉडिफिकेशन की। ईओएम पैरा तो सिर्फ रेफरेंस देता है नोट्स टू अकाउंट्स के पर्टिकुलर पैरा का जिसमें कोई सिग्निफिकेंट मैटर डिस्क्लोज किया है मैनेजमेंट ने, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग इट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। ऐसे 706, if the management discloses the fact of non-consolidation of financial statement of Soccer Limited in the notes or to accounts of current financial year, what will be the impact on audit report? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नोट्स टू अकाउंट में कह दो कि हम नॉन कंसोलिडेशन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? रीजन जस्टिफाइड थोड़ी है आपका। आप इंड एएस के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और इंड एएस कहते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी के केस में एग्जम्पशन है, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं है। तो आपको तो कंसोलिडेशन करनी थी। सिंपली बाय गिविंग अ डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू अकाउंट यू कांट एस्केप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए रिजल्ट इसका ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है वेदर क्वालिफाइड और एडवर्स बेस्ड अपॉन द परवेसिवनेस ऑफ दैट कंसोलिडेशन मैटर। डिस्क्लोजर is the responsibility of the management preparing the financial statement. As such it will not impact auditor opinion. बिल्कुल सही। ये ए करो भैया, ए बी सी डी। Auditor can ignore the issue of non consolidation as management is taking the ignore कैसे कर दें? Auditor should give an unmodified opinion। कैसे दे दे unmodified opinion? गलत है। Auditor cannot give adverse or qualified opinion in this case as the management has disclosed the reason। अब सारी चीजों के रीजन दे दो गलतियां करके। मान लो सारी चीजें गलत करके, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, ये शेड्यूल 3 फॉलो नहीं किया, सब चीजों का डिस्क्लोजर दे दो नोट्स टू अकाउंट में। और ऑडिटर कहे हाँ हाँ डिस्क्लोजर दे रखे हैं तो इसलिए मैं क्लीन चिट देता हूं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऐसा थोड़ी होता है। ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 30। आगे बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 31। CAD was a practicing accountant in Kolkata from last 15 years, appointed as statutory auditor of Giant Motors Limited, a listed entity,
involved in the business of manufacturing of motor car for financial year 22-23. CAD was appointed as the joint auditor along with Mr. T and P. They have divided the responsibility in accordance with SA 299. As the company has huge amount of PPE, it was decided all three auditors will verify the records relevant to property plant equipment. While forming the opinion, CAD was having a different opinion on PPE, but T and P were having the same opinion. D wants to qualify the capitalization of post-acquisition cost incurred on machinery, whereas T and P were of the opinion that the treatment done by Giant Motor is correct. Both of them contend that as they are forming a majority, D will have to certify common audit report which is in accordance with the opinion of CAT and P. गलत। 299 अभी पता नहीं आपने किया नहीं किया, इंटर में तो खैर पढ़कर आए ही हो। 299 अभी हमारे कंपनी ऑडिट के मॉड्यूल में तो नहीं हुआ। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस पहले स्टैंडर्ड्स की देखी है, पीई की देखी है, तो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हो चुका है तो आपको पता ही होगा, और स्टैंडर्ड की क्लास नहीं देखी तो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। मेजोरिटी का कोई रूल नहीं होता ऑडिट के केस में। यदि any of the joint auditor is having a different opinion from other joint auditor, he is required to issue a separate report और एक रेफरेंस दे दिया जाए किसका, अदर ऑडिटर की रिपोर्ट का, अपनी रिपोर्ट में कि अदर ऑडिटर ने एक डिफरेंट रिपोर्ट दी है। आगे बढ़ते हैं। While assessing the applicability of CARO, पब्लिक कंपनी है, कारो एप्लीकेबल, पब्लिक कंपनी है, कारो एप्लीकेबल। डी फाउंड दैट इशूड शेयर कैपिटल 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए की, along with 30 crore of calls which are being unpaid as they are receivable from retail investor. In the month of July 21, Giant Motor forfeited shares of 10 crore, no reserve surplus, along with equity of 300 crore, 200 करोड़ की प्रेफरेंस है। ये जो आप कहानी दे रहे हो मेरे किसी काम की नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट में एग्जम्पशन होती है। CAT while reporting under clause 6 cost audit का did not report anything as the government has not ordered Giant Motor to conduct cost audit। इससे हमें क्या मतलब है? जो क्लॉज 6 है वो तो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करता है। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन मेड एंड मेंटेन्ड? जाइंट मोटर में 11 डायरेक्टर हैं, मिस्टर टैलेंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, तो आउट ऑफ 11 डायरेक्टर 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। सेबी एलओडीआर लिस्टेड एंटिटी है, ये ऊपर पढ़ा, लिस्टेड एंटिटी है तो सेबी एलओडीआर अप्लाई होता है। रेगुलेशन नंबर 17 सब रेगुलेशन 1, यदि कंपनी में जो चेयरपर्सन है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता, देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कितने चाहिए? हाफ चाहिए। ध्यान आ रहा है? ये चार्ट आपको करवाया भी था सेबी एलओडीआर का। At least half of the total number of the director shall be independent director यदि चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो। 11 का आधा 5.5, तो कितने डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए? 6 चाहिए। Mrs. D was not aware that CAD was the statutory auditor of Giant Motor Limited. She purchased the share of Giant Motor worth rupees 1,50,000 book value 3 अक्टूबर को। 1 लाख तक के अलाउड होते हैं, 1 लाख से ऊपर तो नहीं। हाँ, यदि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज इस लिमिट को विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख रुपए तक ले आया जाए। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 किसका? ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। इन दैट केस इट इज ओके।
ये कहा था रेगुलेशन नंबर 17 सब रेगुलेशन 1। कारो का पैरा 3 क्लॉज 6 कोस्ट रिकॉर्ड्स के मेड एंड मेंटेनेंस के ऊपर बात करता है। जब आप इस तरीके से केस स्टडी को पढ़े ना तो अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर ला करो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नहीं, अभी फैक्ट है। बट व्हेन शी केम टू नो अबाउट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जायंट मोटर लिमिटेड शी सोल्ड द शेयर ऑन 10th नवंबर। 3rd अक्टूबर 10th नवंबर विद इन 60 डेज बेच दिए। बहुत बढ़िया। करेक्टिव एक्शन हैज बीन टेकन। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ जायंट मोटर कंटेंडेड दैट डीए डिस्क्वालिफाइड हो गया और उसको ऑफिस वैकेट कर देना चाहिए ना। विद इन 60 डेज इफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द रिलेटिव इज ब्रॉट विद इन द लिमिट then disqualification will not arise. On the basis of the above mentioned fact, you are required to answer the following MCQs. Question number 1. Can you guide whether CAD really needs to go with the opinion framed by T and P? No. As per SA 299, if one of the joint auditor is having a different opinion from other joint auditor, he is required to issue a separate report and in his audit report give reference of the other audit report issued by other joint auditors. CAD will have to go with the opinion formed by the majority. No. CAD can add a separate audit opinion paragraph in common audit report. Common audit report के साथ तो मैं जाऊंगा ही नहीं। CAD can go with the opinion formed by the majority auditor, but CAD had a difference of opinion should be highlighted in EOM para. No, separate report दूंगा। CAD can altogether issue a separate audit report. बिल्कुल सही। साथ साथ किस चीज का ध्यान रखना है? रेफरेंस ऑफ अदर ऑडिट रिपोर्ट issued by the majority auditor should be made in the emphasis of matter paragraph, or it can be in other matter para also, based upon the nature of the para. Based upon the nature of the para. D is the correct answer. SA 299. What should have been CAD opinion on applicability of CARO assuming forfeited share are not included? आप include करो ना करो, कंपनी इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कारो एप्लीकेबल, बात खत्म। कारो विल बी एप्लीकेबल एज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व आर 480 करोड़ विच इज मोर देन 1 करोड़। मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कारो विल बी एप्लीकेबल एज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व आर 480 करोड़ विच इज मोर देन 10 करोड़। मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। मोर देन 1 पेड अप शेयर कैपिटल 280 करोड़ है विच इज मोर देन 1 करोड़ विच इज मोर देन 10 करोड़। भाई सब सारी ऑप्शन गलत है, क्या करूं? इन्होंने तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ये कब आई हुई है केस स्टडी? मार्च 21 के मॉक टेस्ट पेपर में आई हुई है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का केस है, प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहे हो? चलो अब लगा रहे हो, मेरे पास कोई ऑप्शन आपने छोड़ी नहीं, मैं भी लगा देता हूं। फिर 1 करोड़ की लिमिट होती है एंड फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस क्या कंसीडर किया जाएगा? किया जाता है 10 करोड़ रुपए के शेयर्स फॉरफिट करे हैं, कोई बात नहीं, मैं माइनस नहीं करूंगा। 30 करोड़ रुपीस की कॉल्स अनपेड है, अनपेड है तो माइनस हो जाएंगे। फॉरफिटेड का बैलेंस कहां पड़ा होगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 500 करोड़ माइनस 30 करोड़ अनपेड कॉल प्लस फॉरफिटेड शेयर का अकाउंट। यदि अभी फॉरफिटेड शेयर इशू कैपिटल में ही पड़ा था तब तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। और जो गाइडेंस नोट है कारो 2020 का वो क्लियरली कहता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जो भी बैलेंस है दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस।
480 करोड़, 480 करोड़ वाला चलेगा, 280 करोड़ वाला गलत हो गया। 1 करोड़ की एप्लीकेबिलिटी है, 10 करोड़ गलत। बट ये जो ऑप्शंस हैं सारी गलत हैं। एज कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट स्टिल आंसर ए होगा। Was the approach followed by CAT for not reporting under clause 6? Clause 6 कॉस्ट रिकॉर्ड। आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं, नहीं किए गए, उस पर कमेंट करना है। कॉस्ट ऑडिट नहीं कराई तो आप रिपोर्टिंग थोड़ी रोक लोगे, रिपोर्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। क्या अप्रोच सही है? ना, अप्रोच सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है। नो, Clause 6 should be reported irrespective whether Giant Motor Limited has been ordered to conduct cost audit by central government or not. ये तो ठीक है। No, should be reported only if there is any discrepancy found. गलत है, ये गलत है। तो पैरा 3 क्लॉज 6 रिवाइज कर लेना आज, कारों के सारे ही पैरा रिवाइज कर लेना, ज्यादा बेटर है। क्या कोई नॉन कंप्लायंस हुई है on the part of Giant Motors Limited in case of appointment of independent director? हाँ, कम से कम 6 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे, कम से कम 6, रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन नंबर 17 सब रेगुलेशन 1। ये कह रहा है कोई कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस नहीं हुई। एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर मोर देन 2 डायरेक्टर स्पेसिफाइड इन कंपनी एक्ट 2013। हम कंपनी एक्ट 2013 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो रेगुलेशन 17 की बात कर रहे हैं, उसमें तो ज्यादा चाहिए। देयर वाज ए नॉन कंप्लायंस एज देयर शुड हैव बीन मोर देन 6, मिनिमम 6 होने चाहिए थे, मोर देन 6 भी नहीं, मिनिमम 6 चाहिए थे, ये भी गलत हो गया। नो, देयर वाज नॉन कंप्लायंस, नो नॉन कंप्लायंस नंबर 5 है, जो मोर देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर, 2/3 की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या तो हाफ है या फिर 1/3 है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता तो 1/3 मिनिमम, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो हाफ मिनिमम। यस, देयर वाज नॉन कंप्लायंस एज ऑल द डायरेक्टर शुड हैव बीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये तो कहीं नहीं लिखा कि सारे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऑडिट कमेटी के अंदर प्रोविजन है, वो एक अलग चीज है, जहां तो बीओडी के कंपोजिशन की बात चल रही है ना। कोई भी आंसर नहीं है सही, कोई भी आंसर सही नहीं है। बेस्ट क्या बचा? बी। नॉन कंप्लायंस तो है, या तो मैं बी ले सकता हूं या मैं डी ले सकता हूं। डी में कह रहा है सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हां, बी में मोर देन, वो मिनिमम होना चाहिए था, मिनिमम 6, बस मोर देन वर्ड गलत है। इस केस स्टडी में 2 गलतियां आ गई। एक तो पब्लिक लिमिटेड पे आप कंडीशंस क्यों लगा रहे हो कारों की, दूसरा मोर देन की जगह मिनिमम होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, वाज द कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर दैट CAD शुड वेकेट द ऑफिस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेक्ट? ना। रीजन रूल नंबर 10 किसका? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, जो कहता है विद इन 60 डेज यदि आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया तो बात खत्म। कंटेंशन सही है? नहीं। एज विद इन ए ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज, लेस देन 2 लाख, नो। कंटेंशन सही है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा के खरीदे लेकिन बेच भी तो दिए। डी तो कुछ मतलब ही नहीं रखता, सेंस ही नहीं है डी पॉइंट की, तो ए आंसर। तो इसके साथ हमारी ये केस स्टडी नंबर 31 भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी थी इसके बाद केस स्टडी? 30 हो गई, 31 हो गई, 35। Messrs. Suresh and Company, a partnership firm,
appointed for the 7th consecutive year as statutory auditor of Alkis Limited unlisted public company. For financial year 21-22, Mr. सुरेश engagement partner है for the audit engagement of Alkis Limited. सुरेश audit कर रहा है. Engagement team before starting the assignment was made to read the policies and the procedure designed to achieve the desired quality control with respect to the type of assignment being undertaken. Mr. Suresh referred the engagement letter signed with the management initially and considering that whether there is a requirement to send new engagement letter. 7th year है, क्या न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत है? ऐसे 210. In case of recurring audit, new engagement letter is required to be sent when there arises a need to revise the original terms or remind the existing terms. रीजन वो दे रहे हैं अपने. 2 senior whole time director have retired out of total 5 director. 40% stake in the company was held by the promoter, which was reduced to 5% by selling shares to general public. One more factory unit set up in Gorakhpur this year. Management requested to cover 90% of the transaction with respect to each revenue line item this time, instead of 80% of the transaction as was set out in the audit plan, considering the materiality and other factors. इसमें ऐसा तो कोई चीज नहीं आ रही. 2 पॉइंट होते हैं. रिमाइंड द एग्जिस्टिंग टर्म्स, या रिवाइज द टर्म्स. न्यू टर्म्स लानी हो तो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. बाकी क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आंसर देंगे. फाइनेंशियल ईयर 2021 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का डाटा. पेड अप कैपिटल 8 करोड़, टर्नओवर 55 करोड़, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 14 करोड़, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स 28 करोड़ रुपीस के. मिस्टर सुरेश, while preparing a report under section 143 of Companies Act 2013, made a statement with respect to the remuneration paid by Alkis Limited to one of its director. Mr. Mahesh was in excess of the limit laid down under section 197 and also gave such other details as prescribed. आपने पढ़ा है सेक्शन 197 के अंदर यदि किसी डायरेक्टर को एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया गया है, उसकी रिपोर्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर को करनी होती है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर. मिस्टर सुरेश, फॉर एडिशनल रिपोर्टिंग पर्पस while auditing with respect to compliance with CARO, observe following relevant to para 3 clause 7. इनकम टैक्स की डिमांड है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, प्रोविडेंट फंड है. ये अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है, इस डेट को देने थे, इस डेट को दिए हैं. तो इसका मतलब कंपनी इज इररेगुलर इन डिपॉजिटिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज विद द रेलिवेंट अथॉरिटी. कंपनी इररेगुलर है क्योंकि ये सारे अनडिस्प्यूटेड थे. अच्छा, कोई 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है क्या? एज ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पर 28 मार्च को पे हो गया, 4 अप्रैल आउटस्टैंडिंग है, 3 अक्टूबर से 4 अप्रैल 6 महीने से ज्यादा नहीं है, 20 सितंबर 10 अप्रैल आउटस्टैंडिंग है 6 महीने से ज्यादा, 12 अक्टूबर नॉट पेड आउटस्टैंडिंग है बट 6 महीने से ज्यादा नहीं है. पैरा 3 क्लॉज 7, any outstanding statutory dues for a period more than 6 months as on the balance sheet dates needs to be reported. Also, GST डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दी गई फॉर वेविंग अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी डिमांड. इसको अनडिस्प्यूटेड नहीं कहा जाए, इसको डिस्प्यूटेड नहीं कहा जाएगा. mere representation to department will not be considered as a dispute. केस तो चल ही रहा है अभी तक. द बोर्ड ऑफ अल्किस लिमिटेड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया 20 लाख का 20 मई को 180 शेयर होल्डर को आउट ऑफ सरप्लस. सच डिविडेंड वाज डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट. कितने दिन में? 5 दिन में जमा कराना होता है. सेक्शन 123.
Dividend amounting to 1 lakh was not claimed by the shareholder Mr. Rohit till 19th June. डिविडेंड 30 डेज में देना होता है, 30 डेज में क्लेम नहीं हुआ. सो जो ये 1 लाख का अमाउंट था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला गया 31 जुलाई तक. 30 डेज के नेक्स्ट 7 डेज में जमा कराना होता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है. 31 जुलाई को लेके जाना कब तक था? 26 जून तक था. 26 जून तक. चलिए जी, केस हो गया खत्म. अब आते हैं क्वेश्चंस पर. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अल्कीज लिमिटेड? अल्कीज लिमिटेड नीड टू फॉर्म एन ऑडिट कमेटी. लिस्टेड है क्या? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट आती थी एज पर सेक्शन 177. रीड विद कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014. उसका रूल नंबर 6 जो रेफरेंस दे देता था कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स के रूल नंबर 4 का, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला था, कि जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली रिक्वायरमेंट अराइज होती है तो उन कंपनीज में ऑडिट कमेटी की भी रिक्वायरमेंट है. कंडीशन थी 3, एक पेड अप कैपिटल की, एक टर्नओवर की, एक आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स की. 10 करोड़, 100 करोड़, एक्सीडिंग 50 करोड़. अब जरा अपने क्वेश्चन पर आ जाओ. कंपनी की पेड अप कैपिटल है जी लेस देन 10 करोड़. कंपनी की टर्नओवर है लेस देन 100 करोड़. कंपनी के बोरोविंग प्लस डिपॉजिट का अमाउंट है लेस देन 50 करोड़. कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए. चलो जी, एक बात हुई. अल्कली लिमिटेड नीड टू फॉर्म एन ऑडिट कमेटी. ना, नीड नॉट टू फॉर्म एन ऑडिट कमेटी. नीड नॉट टू फॉर्म एन ऑडिट कमेटी. एक सेकेंड. हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था जिसमें हमने ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया कि इस कंपनी के अंदर पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, बोरोविंग, डिपॉजिट्स, लोन्स, कोई भी थ्रेशहोल्ड एज सच सेटिस्फाइड नहीं हो रहे एंड हेंस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑडिट कमेटी. तो बी या सी ये ठीक हो सकते हैं. बट क्वेश्चन की अभी और रिक्वायरमेंट भी है. प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट के रेफरेंस में लास्ट ईयर का डाटा देखा जाता है. डिपॉजिट 25 करोड़, पेड अप कैपिटल 50 करोड़, बोरोविंग्स 100 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़. पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से कम है, इट इज लेस देन 50 करोड़. टर्नओवर लेस देन 200 करोड़, बोरोविंग लेस देन 100 करोड़. बट डिपॉजिट्स जो है वो 25 करोड़ रुपीज से ज्यादा है एंड हेंस कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए. प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल. गलत. प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट आर एप्लीकेबल. बीच में और क्या दिया हुआ है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन और दिए हुए हैं. क्या कंपनी पर रोटेशन लगेगा? कंपनी लिस्टेड नहीं है, कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है, बोरोविंग का अमाउंट 50 करोड़ रुपए से कम है. रिजल्ट रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे. वैसे ये ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट के बेस पर ही हमारा आंसर निकल गया था. सी आंसर होगा, बी नहीं होगा. बी में इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट गलत मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
under which section of the auditor report Mr. Suresh needs to report with respect to the excess remuneration being paid to Mr. Mahesh. As per the requirement of section 197 subsection 16 कि यदि मैनेजिंग डायरेक्टर को एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया गया है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एंड दैट इज रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में. What total amount of statutory dues needs to be reported as per para 3 clause number 7. वो statutory dues जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन बैलेंस शीट डेट फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months. तो इसको हमने एनालाइज भी किया था. ये 3 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 6 months से ज्यादा सिर्फ कस्टम ड्यूटी वाला पॉइंट है. कस्टम ड्यूटी वाला पॉइंट है. तो इसके आंसर में 0.80 लाख की रिपोर्टिंग आएगी पैरा 3 क्लॉज 7 के अंडर. हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी पेएबल लाइबल टू पे विद रिस्पेक्ट टू अनपेड डिविडेंड. अनपेड डिविडेंड 30 डेज में यदि डिविडेंड पे नहीं होता, उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ये अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना चाहिए था. और यदि 7 डेज में नहीं डाला, कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. 20 मई 19 जून 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं हुआ, इसके 7 डेज 26 जून तक, 26 जून तक आपने अनक्लेम्ड डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. रादर कब किया? 31 ऑफ जुलाई को किया. तो अकॉर्डिंगली कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम 26 ऑफ जून टू 31 ऑफ जुलाई. 26 ऑफ जून यही बना ना. 19 जून से 7 डेज 26 जून. जून में कितने दिन हैं? 4. जुलाई के 35 डेज का इंटरेस्ट. कितने अमाउंट था? 1 लाख का डिविडेंड. ये मेंशन है 1 लाख का डिविडेंड. 1 लाख इंटू में 12% इंटू 35 डिवाइड बाय 365. 1150.68. D answer. Next, by what date the amount of interim dividend should have been deposited in the scheduled bank? Within 5 days of declaration. डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर अंदर. डिक्लेयर कब हुआ था? 20th मई. 20th मई को डिक्लेयर हुआ, तो इससे 5 दिन 25 मई 2022 करो, गलती से 2021 लिखा हुआ है, 2022. एंड अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड का अमाउंट कब तक ट्रांसफर करना चाहिए था? वो अभी लिया ही है हमने 26 जून तक. 25 मई 22 तक आपको अमाउंट शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट कराने थे एंड 26 ऑफ जून तक अनक्लेम्ड अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. So, this is about the case studies belonging to topics covered under module number 3, जिसमें कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कारो 2020, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट कमेटी, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये चैप्टर्स कवर थे. तो इन सब की हमने केस स्टडीज को भी कवर अप कर लिया है. और केस स्टडीज इनके ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छा रखना है आपको. रीजन, जो इंस्टीट्यूट का अभी प्रपोजल है न्यू सिलेबस का,
तो उस प्रपोजल के अंदर भी इसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है कि पेपर को केस स्टडी बेस्ड पेपर बना दिया जाए। तो यदि आप केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं एप्रोप्रिएटली, तो आगे जाकर यदि आप स्विच भी होना चाहेंगे न्यू सिलेबस में, और यदि नहीं भी होते हो तब भी हो सकता है इस पेपर का पैटर्न भी पुराने सिलेबस के अंदर भी इंस्टीट्यूट पेपर का पैटर्न तो कभी भी चेंज कर ही सकता है। जैसे पहले एमसीक्यू नहीं आते थे, फिर एमसीक्यू डाल दिए, फिर पहले केस स्टडी नहीं आती थी, फिर उसमें 20 नंबर की केस स्टडी डाल दी। तो आने वाले समय में हो सकता है जिस सिलेबस के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं वहां पर केस स्टडीज की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाए, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर तो इंस्टीट्यूट ने प्रपोज ही क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट का प्रपोजल है कि पेपर को केस स्टडी बेस पर कन्वर्ट कर दिया जाए अलॉन्ग विद रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक। तो यदि ऐसा हो जाता है तो न्यू सिलेबस के अंदर तो चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। लेकिन एग्जामिनर की सब्जेक्टिविटी वो खत्म हो जाएगी कि वो बायस्ड होकर के चेकिंग करता है। तो यदि केस स्टडी बेस्ड पेपर हो जाता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, चीजों को लिंक करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर नहीं जाते हैं, क्रैमिंग नहीं करते हैं, उनके लिए और अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो इसके साथ हम अब इस सेशन को खत्म करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम जो केस स्टडीज हैं वो मॉड्यूल 5 की या मॉड्यूल 3 की, जिसकी 3 तो हो गया, 4, 5, 1, 2, ठीक, वो लेटर ऑन एज सच जो भी क्लासेस का शेड्यूल चल रहा होगा उसकी अकॉर्डिंगली आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही। जो इन चैप्टर्स के इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, उससे और ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को फर्दर रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।